सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। नोटबुक और पेन साथ में रखें। देखिए, आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है। जैसा कि सभी को पता है कि यूजीसी नेट की डेट आ चुकी है, तो डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और आप अच्छे से मॉक टेस्ट को देंगे और साथ के साथ पढ़ते भी रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत में लिपि का सबसे पुष्ट प्रमाण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता में, ऑप्शन नंबर बी अशोक के शिलालेखों में, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म के समवाय सूत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में। फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं पहला और सबसे पहले कौन सही आंसर देता है। अपने आंसर को एक बार टैली कर लें। देखिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, सही। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए दिव्यावदान, या फिर ललित विस्तर, या फिर त्रिपिटक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। जब भी आप आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे आप। तो यहाँ पर अपने राइट आंसर को चेक कर लें, एक बार टैली कर लें। देखिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, सही। क्या है? बी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए इधर, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, बी शारदा, सी ख्रोष्टी, डी नंदनागरी। फटाफट कमेंट कर दें, देखते हैं किसका सही आंसर होगा। और ये कई बार मैं आपको करा चुका हूं। देखिए, दाईं ओर से बाईं ओर, ना कि बाईं ओर से दाईं ओर। ये थोड़ा आपको सोचना है कि बाईं ओर से दाईं ओर लिख रहे हैं या दाईं ओर से बाईं ओर। अपने राइट आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी ख्रोष्टी वो क्या है, सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ख्रोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी गई है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी से ब्राह्मी, या ऑप्शन नंबर सी सामी, या ऑप्शन नंबर डी अरमेक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन कई बार पिक किया जाता है, तो प्लीज़ समझकर रिप्लाई करें और राइट आंसर को टैली कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी अरमेक वो क्या है, सही। ओके, ख्रोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमेक लिपि से हुई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है। ब्राह्मी लिपि को किसने डिसाइफर किया था, या कहा था भी कह सकते हैं आप। बताइए, प्रिंसेप, या मैक्स मूलर, या व्हीलर, या फिर बील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है, तो राइट आंसर को टैली कर लें, क्योंकि मॉक टेस्ट है, कम टाइम में ज़्यादा आंसर आपको देने पड़ेंगे और ये सीरीज चलती रहेगी। यहाँ पर राइट आंसर को चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए प्रिंसेप ने क्या कहा था भाई, इन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर कहा था। ओके, या फिर किया था भी कह सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईस्वी पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि बनाई। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? जेम्स प्रिंसेप का, या बूलर का, या ग्रियर्सन का, या मैक्स मूलर का। ओके, कई बार मॉक टेस्ट में पहले भी मैं करा चुका हूं, तो राइट आंसर चेक कर लेंगे। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी का सही जा रहा है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सही। बूलर का कथन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित लिपियों पर विचार कीजिए, ध्यान से देखना है। ब्राह्मी, दूसरा है ख्रोष्टी, तीसरा है ग्रीक और चौथा है अरमेक। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां हैं कौन सी? देखिए, यहाँ पर तीसरी और चौथी है, या पहली और दूसरी, या फिर पहली दूसरी और तीसरी, या फिर पहली दूसरी तीसरी और चौथी। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, थोड़ा समझदारी के साथ रिप्लाई करना है। ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक, अरमेक। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, किसके? अशोक के,
वहाँ पर कौन कौन सी प्रयुक्त लिपियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूज हो चुके हो तो ध्यान से सुन लें, आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है सही। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कहने का मतलब क्या है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमेइक, ये चारों की चारों लिपियाँ कहाँ मिलती हैं, अशोक के अभिलेखों में मिलती हैं। ओके, इसे लिख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर डालकर ही आप रिप्लाई करेंगे ताकि आसानी से आपको पता चल जाए क्या सही और क्या गलत। अगला है, प्राचीन देवनागरी का विकास किससे हुआ है, कुटिल लिपि से, सेमेटिक लिपि से, या फिर ऑप्शन नंबर सी गुरमुखी से, या फिर नेपाली से। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देगा, फटाफट कमेंट कर दें और अपने आंसर को टैली कर लें एक बार। ऑलमोस्ट सभी का कुछ गड़बड़ा गया आंसर, तो राइट को चेक कर लें। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है सही। कुटिल लिपि से क्या हुआ है, प्राचीन देवनागरी का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इधर ध्यान से। देखिए लिपि के अर्थ में, ध्यान से देखिए, लिपि के अर्थ में नागरी अथवा देवनागरी का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मोहरों में, या ऑप्शन नंबर बी 8वीं शताब्दी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध स्तूपों गुफाओं के भित्ति चित्रों में, ऑप्शन नंबर डी चोल शासकों के सिक्कों में। तो राइट आंसर क्या होगा चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें, देवनागरी को नागरी भी कहते हैं, नागरी लिपि। ओके, इसे आप माइंड में रखेंगे। अब इसका राइट आंसर टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है सही। देखिए ये कई बार पूछा गया, 8वीं शताब्दी 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में क्या मिलता है, देवनागरी का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। इसे माइंड में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है। देवनागरी में मुद्रित सबसे पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। और ये कई बार पूछा गया है, बताइए भगवत गीता या सप्त उपनिषद, अष्टाध्यायी या चाइना इलस्ट्रेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट कमेंट कर दें, फटाफट कमेंट कर दें और राइट आंसर को चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है सही, चाइना इलस्ट्रेटा। ओके, अगर बात की जाए जो नागरी या देवनागरी लिपि है, भाई इसके जो फॉन्टों का काम हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत में नागरी के अक्षर बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है, चार्ल्स विलिकन्स तथा पंचानन को, बाल गंगाधर तिलक को, या शारदा चरण मित्र को, या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी तथा आचार्य विनोबा भावे को। फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट करते रहिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी आपको। देखिए भारत में नागरी के अक्षर टाइप बनाने का श्रेय, और यहाँ पर आप कन्फ्यूज होंगे, बाल गंगाधर तिलक पर जाएंगे, मुझे पता है जिन्होंने एक फॉन्ट बनाया था इन्होंने उसकी संख्या 190 तक पहुँचा दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। भाई नागरी लिपि में सुधार का कार्य सबसे पहले इन्होंने ही किया था, श्री गणेश, ठीक है, याद रखें किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। अब इसका राइट आंसर चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर जिसका ऑप्शन नंबर ए वो क्या है सही, चार्ल्स विलिकन्स तथा पंचानन को। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है, राजेंद्र प्रसाद, भूदेव मुखोपाध्याय, या फिर अमरनाथ झा, या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देवनागरी लिपि प्रचलित की थी किसने, बिहार में। तो सुनील बाबू आप बिहार से हो तो सबसे पहले आप ही बता दो, तो इसका राइट आंसर चेक कर लें एक बार। देखिए यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है सही, भूदेव मुखोपाध्याय ने क्या किया था, बिहार में देवनागरी लिपि को प्रचलित किया था। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है कौन सी, रोमन, अरमेइक, देवनागरी, या फिर फारसी। तो फटाफट इसका आंसर दे दें आप, देखते कौन इसका सही देगा। थोड़ा सा समझदारी के साथ आंसर देना, आंसर को टैली कर लें आप, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, देवनागरी। ओके, अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है, ध्यान से देखिए। देवनागरी लिपि है, क्वेश्चन नंबर 15, कैसी है, वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, भावात्मक है, या फिर अक्षरात्मक है। क्वेश्चन नंबर 14, तो राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हो आप लोग थोड़ा सा, और सही आंसर को चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है सही, अक्षरात्मक। क्या है, अक्षरात्मक। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप टैली कर लें, अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो किस लिपि को अच्छा माना जाता है, जो कि वर्णात्मक हो। कैसी हो, वर्णात्मक, ये पहली कंडीशन है।
अगर हम किसी भी लिपि की बात करें कि वो हाई लेवल की है तो वर्णात्मक होना जरूरी है, जबकि हमारी हिंदी क्या है, अक्षरात्मक। इस वजह से मार खाती है हिंदी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवनागरी ने विराम चिन्ह किससे ग्रहण किया? रोमन से, ब्राह्मी से, सैंधव से, ख्रोस्टी से। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए देवनागरी ने विराम चिन्ह किससे लिया? विराम चिन्ह जो पंक्चुएशन जिसे कहा जाता है, कहाँ से लिए भाई? वेरी गुड, ऑलमोस्ट फिर से आप कंफ्यूज हो चुके हो, तो इसका राइट आंसर चेक कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है, रोमन से लिए थे क्या? विराम चिन्ह, देवनागरी लिपि ने। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के संदर्भ में कौन सा कथन है सत्य है? बताइए जी, कौन सा कथन है सत्य है? स्वरों के ह्रस्व और दीर्घ भेद जैसी वैज्ञानिकता अन्य लिपियों में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें अलप प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए एक लिपि चिन्ह है। अगला, देवनागरी में सभी भारतीय भाषाओं को व्यक्त करने की क्षमता है, या फिर इसमें वही पढ़ा जाता है जो लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ोगे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है और अपने आप में आप समझोगे। देखिए बिल्कुल सही जा रहा है सभी का। ऑप्शन नंबर बी जिसका है वो क्या है? सही। इसमें अलप प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए एक लिपि चिन्ह है। अलग अलग है जी, अलप प्राण, महाप्राण या सगोस सगोस की बात की जाए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देवनागरी व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं? देवनागरी व्यंजन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ आप सीखेंगे कि हाँ सर कमाल का क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट जरूर कर लें ताकि आपको याद हो जाए। ऑप्शन नंबर ए 2 या बी 4 या ऑप्शन नंबर सी 6 या ऑप्शन नंबर डी 8। फटाफट कमेंट कर दें और राइट आंसर को टैली कर लें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? सही। अब क्वेश्चन ये आएगा 6 प्रकार कौन कौन से हैं, लिख लें एक बार प्लीज। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि लिख लें। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ओष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, नासिक व्यंजन। फिर से रिपीट कर देता हूं, नासिक व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ओष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो 6 प्रकार देवनागरी के व्यंजन वर्ण। देखिए यहाँ पर व्यंजन वर्ण भी पूछा जा सकता था, फिर भी 6 ही होगा। इन्होंने क्या किया, एग्जामिनर ने देवनागरी को प्लस कर दिया, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, 6 के 6 नाम बता दिए। अब आगे चलें, कमेंट कर दें एक बार। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इधर फटाफट। 12 खड़ी किसे कहते हैं? किसको 12 खड़ी किसे कहते हैं? ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को, या फिर आगे जो ऑप्शन है देखिए इधर, सभी संयुक्त स्वरों को, या फिर समस्त स्वर ध्वनियों को, या फिर व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर लिखना। तो फटाफट कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? फिर से देख लें इधर, 12 खड़ी किसे कहते हैं? ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को किसको कहा जाएगा? या फिर सभी संयुक्त स्वरों को, या ऑप्शन नंबर सी समस्त स्वर ध्वनियों को, या फिर व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर लिखना क्या कहलाता है? बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर टैली कर लें। ऑप्शन नंबर डी जिसका वो क्या है? सही, 12 खड़ी कहा जाता है। ओके, किसको? व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर लिखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देवनागर पत्र के संपादक कौन है या कौन था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, श्याम सुंदर दास, जस्टिस शारदा चरण मित्र, या पंडित गौरी शंकर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 19। तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आंसर को टैली कर लें एक बार। जिसका भी सी है वो क्या है? सही, जस्टिस शारदा चरण मित्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए। एक आदर्श लिपि का सबसे बड़ा दोष है क्या? स्वर एवं मात्राओं के प्रयोग से लेखन स्वकार्य का अभाव, या ऑप्शन नंबर बी की बात करें, आंसू लेखन, टंकन और मुद्रण में कठिनाई, या ऑप्शन नंबर सी वर्णों की संख्या 50 से भी कम होना, या ऑप्शन नंबर डी एक ही संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यक्ति और एक ध्वनि के लिए एकाधिक संकेतों का प्रयोग होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक आदर्श लिपि का सबसे बड़ा दोष क्या हो सकता है? पढ़िए इन ऑप्शंस को और फिर आप चूज कीजिए इसमें से क्या हो सकता है, और राइट आंसर को एक बार फिर से टैली कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर डालते रहें और आंसर देते रहें। लास्ट में स्कोर भी आप बताना कितने स्कोर किए। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, ये सबसे बड़ा दोष क्या है? एक ही संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यक्ति और एक ध्वनि के लिए एकाधिक संकेतों का प्रयोग होना।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? बताइए जी। गोविंद महादेव गोविंद रानाडे, सुनीति कुमार चटर्जी, या महापंडित राहुल सांकृत्यायन, या फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 21, तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर को टैली कर लेंगे आप एक बार। आरंभिक प्रयत्न की बात की जाए तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, गोविंद रानाडे, जिसका है वो क्या है? सही। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक कांग्रेस अध्यक्ष है जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। कौन थे? महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, या सुभाष चंद्र बोस, या जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट कमेंट कर दें किसका आंसर होगा सही। तो राइट आंसर को टैली कर लें। देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। अब है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रखा था? ऑप्शन नंबर ए, भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हरदेव बारी, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, या ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन नंबर सी, जिसका वो क्या है? सही, सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने ए के स्थान पर स्वरों का लेखन, ये देखिए सामने जो लिखा हुआ है ई उ औ का सुझाव दिया था? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर 12 खड़े की बात की जाए, लेकिन ए के स्थान पर स्वरों का लेखन का सुझाव दिया था, किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर ए, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने, या फिर कोलकाता के शारदा चरण मित्र ने, या फिर महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे, जिसका भी है ऑप्शन नंबर डी, वो क्या है? सही। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सावरकर बंधुओं की 12 खड़ी का प्रयोग किस समाचार पत्र में होता था? यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लें, 12 खड़ी जो हम पढ़ते हैं कै का की कू, तो ये सावरकर बंधुओं की देन है। ये भी आप याद रखेंगे। और कहाँ के थे ये? महाराष्ट्र के। ये भी याद रखेंगे। अब बताइए भाई, 12 खड़ी का प्रयोग किस समाचार पत्र में प्रकाशित होता था? या प्रयोग होता था? हरिजन सेवक संघ, अल्मोड़ा समाचार, समाचार सुधा वर्षण, उदंत मार्टन। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए, ये हरिजन सेवक से संबंधित थे। और हरिजन सेवक संबंधित किससे था ये फाइंड आउट आप करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कम टाइम में ज़्यादा बताना है और आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन को लिख लेना, वीडियो को बार बार देखना, टाइम कम है, कोशिश रहेगी ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलें। अगला क्वेश्चन, एक लिपि विस्तार परिषद के संस्थापक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, या शारदा चरण मित्र, या फिर काका केलकर, या फिर आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर डालकर ही आप आंसर देंगे ताकि आसानी से आप फाइंड आउट कर सकें। तो इसका राइट आंसर आप चेक कर लें क्या होगा इसका राइट आंसर, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है? सही। शारदा चरण मित्र क्या थे? एक लिपि विस्तार परिषद के क्या थे? संस्थापक। लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 27, सेवाग्राम लिपि का संबंध किससे है? महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, बाबा आमटे, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर एक बार टैली कर लेंगे। बातों बातों में आंसर अभी दे दिया था मैंने। देखिए इधर इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही। महात्मा गांधी का संबंध किससे था? सेवाग्राम लिपि से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोकनागरी लिपि निम्नलिखित में से किसकी है? बताइए। सावरकर बंधुओं की, या फिर आचार्य विनोबा भावे, या फिर महात्मा गांधी, या बाल गंगाधर तिलक। तो फटाफट कमेंट कर दें कि ये राइट आंसर किसका होगा। लोकनागरी लिपि कहने का मतलब क्या है? किसने नागरी लिपि को लोकनागरी लिपि नाम दिया? इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो राइट आंसर, वेरी गुड, ये पहले करा चुका हूं कई बार। तो राइट आंसर चेक कर लें, जिसका भी है बी, आचार्य विनोबा भावे ने नागरी लिपि को लोकनागरी लिपि नाम दिया। हाँ जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नागरी
नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिपि समिति का गठन कब किया था? 1845 ईस्वी में, या फिर 1945 ईस्वी में, या फिर 1954 में, या फिर 1967 में? फटाफट कमेंट कर दें कि देखते हैं किसका आंसर सही होने वाला है। राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे, फटाफट अपने आंसर को टैली करें। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी 1945 में क्या हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिपि समिति का गठन किया था 1945 में। जर्मन क्वेश्चन, लिख लें इसे। अगला क्वेश्चन, सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापतित्व में निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? नागरी लिपि सुधार समिति, या ऑप्शन नंबर बी साहित्यकार कल्याण समिति, या ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, या ऑप्शन नंबर डी नागरी मानकीकरण समिति। क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। और यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन इन क्वेश्चन को लिख लेना, एग्जाम ओरिएंटेड है। जिसका भी ऑप्शन नंबर 1 वो क्या है? सही, नागरी लिपि सुधार समिति। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पर जाने से पहले जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए इसी वीडियो पर कमेंट कर देगा, नेम और प्लेस लिख दे तो इसकी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, ताकि वीडियो आपको बार बार ना देखनी पड़े। लेकिन कमेंट वही करे जिसने वीडियो को देखा हो, मेरे पास रिकॉर्ड रहता है उसका, चीटिंग नहीं करेंगे आप। हाँ जी, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे कौन? आचार्य नरेंद्र देव, कालेकर, या फिर ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या ऑप्शन नंबर डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बता दीजिए, फटाफट। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे इनमें से? और राइट आंसर चेक कर लें और लिख भी लें साथ के साथ। ऑप्शन नंबर बी कालेकर क्या थे? नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया? 1937 में, या ऑप्शन नंबर बी 1940, या ऑप्शन नंबर सी 1947, या ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? फटाफट कमेंट कर दें। और जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है गलत, जिसका बी है वो भी गलत, जिसका डी है वो भी गलत, तो सही आंसर क्या बचा? 1947 में हुआ था गठन। किसका? देवनागरी लिपि सुधार समिति का उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, या ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, या ऑप्शन नंबर डी आचार्य नरेंद्र देव। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फिर से देखिए फटाफट और आंसर दीजिए। फटाफट आंसर देंगे आप, इसका राइट आंसर चेक कर लेंगे। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? सही। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि सुधार के संबंध में नरेंद्र देव समिति का कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना हमें। अनुस्वार के स्थान पर पंचमा अक्षर का सही प्रयोग किया जाए, या ऑप्शन नंबर बी ए की 12 खड़ी भ्रामक है, ऑप्शन नंबर सी मात्रा यथावत बनी रहे किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर हटाकर लिखा जाए, या ऑप्शन नंबर डी ये जो साइन आप देख रहे हैं ये देवनागरी लिपि में होता था, सॉरी ये वैदिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में गायब हो जाता है, जहाँ पर उदय नारायण तिवारी और एक दो नाम और आते हैं। फिलहाल वो टॉपिक करना नहीं है, अभी इसको बता रहा था मैं। ये ध्वनि हटा दी गई क्योंकि देखिए जो वैदिक संस्कृत की बात करें ध्वनियों की संख्या कितनी थी? 52, लेकिन लौकिक संस्कृत में कितनी रह गई? 48, मतलब 4 को हटा दिया गया। ओके, उसको बताएंगे अभी जो नेक्स्ट क्लासेज आएंगी। फिलहाल यहाँ आंसर दें, और यहाँ पर ज़्यादा सोचने और विचारने की बात नहीं है, बस इनको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, आंसर मिलेगा। आंसर को चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि अनुस्वार के स्थान पर पंचमा अक्षर का ही प्रयोग किया जाए, ये किसने कहा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ये भी कई बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नागरी अंकों का विकास किससे हुआ है? सैंधव से, ब्राह्मी से, ख्रोस्टी से, या अरमेइक या आर्मेइक से? फटाफट कमेंट कर दें, नागरी अंकों का विकास किससे हुआ है? फटाफट कमेंट कर दें और अपने आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। ब्राह्मी से क्या हुआ है? नागरी अंकों का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें।
ब्राह्मी अंकों के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में, या बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तर में, या फिर जैन ग्रंथ समवाय सूत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 500 ईस्वी पूर्व अशोक के शिलालेखों में। फटाफट कमेंट कर दें और यहाँ पर आंसर को टैली कर लें। देखिए, अगर आप इन मॉक टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से कर लेते हो तो एग्जाम में 80% आपके नंबर पक्के हैं, क्योंकि सार है जो भी आप पढ़ोगे। टाइम कम है इसलिए मॉक टेस्ट सीरीज चला दी गई है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी का मानकीकरण किसने किया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने, या नागरी प्रचारणी सभा ने, या राजभाषा आयोग भारत सरकार ने, या संघ लोक सेवा आयोग ने। फटाफट कमेंट कर दें किसने किया था। ओके, अब राइट आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और देखिए, देवनागरी लोकनागरी किसने दिया था? आचार्य विनोबा भावे ने, ये भी याद रखेंगे। लेकिन इसका मानकीकरण से मतलब, जैसे हम ध को दो तरीके से लिखते हैं, जैसे आप देखेंगे इधर, तो इनमें से किसको माना जाए? जैसे मान्यता इसको है, तो ये मानकीकरण कब हुआ? तो बताइए ए, बी, सी या डी में से क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर को टैली कर लें। ऑप्शन नंबर डी 1966 जिसका है वो क्या है? सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण में हलंत लगाना आवश्यक है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिए कि कैसे इसका आंसर देना है। फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण में हलंत लगाना आवश्यक है? किस में लगाना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अब इसका राइट आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए इधर, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? सही। अब हलंत आएगा इसके नीचे, लेकिन ख, व और ल को लिखेंगे तो हम आधा कर लेते हैं इनको। मेरी बात समझ रहे हो आप? इनको क्या कर लेते हैं हम? इसको हम आधा लिख सकते हैं, अर्धाक्षर लिखने की व्यवस्था है। जबकि ठ को आधा हम कभी लिखते ही नहीं है, पूरा ही आता है जब भी आता है, या फिर हलंत लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज लिख लेना। किसने कहा था? किसका कथन है? कथन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका यूजीसी नेट हो या DSSB, KVS, NVS, कथन आने लग गए हैं, तो भाई साहब इनको लिख लेना। ऑप्शन नंबर ए सुनीति कुमार चटर्जी, भूदेव मुखोपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कर दें और आंसर को चेक भी कर लें एक बार। जिसका भी है ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, संसार में यदि कोई सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो देवनागरी है। यह कथन किसका है? मैक्स मूलर का है, या ग्रियर्सन का है, या ऑप्शन नंबर सी स्लोन डुप्लान का है, या पेटमैन का है। ऑप्शन नंबर 41 फटाफट कमेंट कर दें, देखते हैं किसका सही मिलेगा और अपने आंसर को एक बार टैली कर लेंगे आप। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? सही। इन्होंने क्या कहा था? सर्वांग पूर्ण अक्षर है। इनके खास बात क्या थी? इन्होंने ये भी कहा था, ये कौन है? ये पिटमैन। देखिए, आपने सुना होगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के निर्माता हैं ये। ओके, और इनके पूरे नाम की बात करें क्या है? सर आइजक पिटमैन। तो ये भी पूछा जा सकता है पिटमैन का पूरा नाम क्या है? सर आइजक पिटमैन था। ओके, तो इनका क्या था? ये कथन था जो ऊपर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, समस्त भारत के लिए एक भाषा और एक लिपि की नितांत आवश्यकता है। देवनागरी लिपि देश भर में प्रचलित और वैज्ञानिक है, इसलिए उसे देश भर की भाषाओं की लिपि के रूप में मान्य किया जा सकता है। यह कथन किसका है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए वी कृष्णा स्वामी, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस शारदा चरण मित्र, ऑप्शन नंबर सी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर डी महामना मदन मोहन मालवीय। देखते हैं किसका आंसर सही होगा। और प्लीज़ ये जो क्वेश्चन है जो भी इंपॉर्टेंट लगे लिख लेना। ऑफलाइन कमेंट जरूर करना। इस तरह की सीरीज चाहिए हो तो कैसी सीरीज चलते रहें। यूजीसी नेट तक काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इस मॉक टेस्ट सीरीज में करा दिए जाएंगे अगर आप साथ देंगे तो।
देखते हैं कौन कौन साथ देगा। ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, अपना स्कोर भी बताना और प्लीज़ इन क्वेश्चन को, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है सही, वी कृष्ण स्वामी अय्यर। ओके, उम्मीद है कि आज का मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा और आगे भी ऐसी सीरीज आती रहेंगी। टॉपर साहित्य से जुड़ने के लिए धन्यवाद और कमिंग सून मोर सीरीज साथ देंगे तो जल्दी जल्दी काम होगा। और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से पहले तक ये लगा लो कि टारगेट रहेगा कि हम 2500 क्वेश्चन कम से कम कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, ओके, उम्मीद है कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने टू द पॉइंट बात की और टू द पॉइंट ही आपको बताया कि आंसर है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया। आगे भी ऐसी सीरीज और अच्छे तरीके से मिलती रहेंगी। थैंक्स अ लॉट, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।